नमस्कार बच्चों। आज हमारी इकोनॉमिक्स की पाठशाला के अंदर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 11 पढ़ेंगे। हमने पिछली वीडियो के अंदर लेसन नंबर 10 कंप्लीट कर लिया था। आज मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर लेसन नंबर 11 पढ़ेंगे। और लेसन नंबर 11 क्या है, यानी प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड। यानी क्या मीनिंग हुआ भाई? यानी प्रॉब्लम्स यानी समस्याएं न्यून या कम कह सकते हैं, न्यून और एक्सेस अधिक मांग, न्यून और अधिक मांग की समस्याएं। हम ये लेसन आज पढ़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के लिहाज से। एग्जाम के अंदर भी इसके अंदर से 4 मार्क्स का कन्फर्म पूछा जाता है। 4 मार्क्स का इसके अंदर से क्वेश्चंस आता है, या तो 11 लेसन से आएगा या 12 इससे अगले वाले लेसन से आएगा, क्योंकि दोनों लेसन एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है। हम न्यून मांग और अधिक मांग को अब विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। यानी न्यून मांग क्या होती है, व्हाट इज द डेफिसिट डिमांड। न्यून मांग क्या होती है? न्यून मांग वह स्थिति है, न्यून मांग वह स्थिति है जिसमें समग्र मांग का मतलब यानी एडी हमारी, एग्रीगेट डिमांड एडी, अर्थव्यवस्था के अर्थव्यवस्था के पूर्ण रोजगार के लिए, यानी पूर्ण रोजगार के स्तर पर, पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक समग्र पूर्ति, यानी एएस एग्रीगेट सप्लाई, एएस से, अरे भाई रुक जाओ, समग्र पूर्ति से कम होती है। प्यारे विद्यार्थियों, इस बात को आप समझें। यानी हमारी जो न्यून मांग किसे कहते हैं, हमारी जो समग्र मांग है यानी एडी है, पूर्ण रोजगार के स्तर पर, यानी अर्थव्यवस्था में जब परफेक्ट एम्प्लॉयमेंट है तब क्या होगा, एएस से कम होना चाहिए, एएस से कम होना चाहिए। जब कंप्लीट यानी फुल एम्प्लॉयमेंट है, उस स्थिति में जो एडी है वो एएस से कम होता है, यानी सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। समझ में आ गई? समग्र मांग कम है और सप्लाई ज़्यादा है, तभी तो न्यून मांग होगी। यानी इसको हम इस प्रकार बता सकते हैं, यानी एडी इज लेस देन एएस, और लिख सकते हैं यहाँ पर पूर्ण रोजगार के स्तर पर। पूर्ण रोजगार के
स्तर पर, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट भी है और एडी और एएस, यानी एडी इज लेस देन एएस। समग्र पूर्ति ज़्यादा है, समग्र मांग कम है। पूर्ति ज़्यादा होगी, मांग कम होगी, तभी तो न्यून मांग होगी। इसको भी हम दो तरह से आपको बता सकते हैं, यानी न्यून मांग की दो विशेषताएं हैं। क्या है? दो विशेषताएं हैं। क्या क्या है भाई? फर्स्ट, यानी यही जो हमने लिखा है ये भी लिख सकते हैं, समग्र मांग का स्तर, यानी एडी का जो स्तर है उसका यहाँ पर जिक्र है, यानी समग्र मांग का स्तर पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक समग्र मांग का स्तर पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक समग्र मांग के स्तर से कम है। मतलब क्या है? हमारी जो समग्र मांग है पूर्ण रोजगार के लिए, हमारी जो समग्र मांग है वो पूर्ण रोजगार के लिए जितनी चाहिए समग्र मांग उससे कम है। यानी समग्र मांग पूर्ण रोजगार के लिए समग्र मांग के स्तर से कम है। पूर्ण रोजगार के लिए समग्र मांग ज्यादा चाहिए, लेकिन समग्र मांग कितनी होती है? कम होती है। यानी समग्र मांग के स्तर से कम होती है। प्यारे विद्यार्थियों, इसको हम आराम से बता सकते हैं, जितनी मांग चाहिए उससे सॉरी फॉर दिस, यानी समग्र मांग जितनी चाहिए उससे समग्र मांग कम होती है। ठीक है। और सेकंड, हम इसको समग्र पूर्ति के द्वारा बता सकते हैं, यानी समग्र मांग का स्तर पूर्ण रोजगार के लिए, सेम टू सेम लिख सकते हैं, पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक समग्र पूर्ति से कम होती है। क्या बोला हमने? यानी समग्र मांग, जो हमें टोटल समग्र मांग चाहिए ना उससे कम होती है, और जो समग्र मांग है वो समग्र पूर्ति से कम होती है। दो सिचुएशन आ गई ना, समग्र मांग है जो समग्र मांग का स्तर, और जितनी समग्र मांग चाहिए उससे कम है, और समग्र जितनी पूर्ति चाहिए हमें पूर्ति के इक्वल उससे कम है समग्र मांग, यानी समग्र पूर्ति इक्वल नहीं है। ठीक है। यानी अगर समग्र पूर्ति से कम है समग्र मांग तो इसके अंदर पूर्ण रोजगार नहीं मिलेगा, और पूर्ण रोजगार नहीं मिलेगा तो ऐसी स्थिति में कौन सा रोजगार पाया जाता है? अल्प रोजगार की स्थिति पाई जाती है। इसको हम एक डायग्राम के द्वारा आपको समझा सकते हैं। अतः चलो इस बात को लिख देते हैं। अतः ऐसी स्थिति में अल्प रोजगार संतुलन पाया जाता है। अल्प रोजगार संतुलन पाया जाता है, यानी पूर्ण रोजगार के स्तर पर संतुलन नहीं होगा, अल्प रोजगार के बिंदु पर संतुलन होगा। इसको हम एक डायग्राम के द्वारा दर्शा सकते हैं। हमारी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है तो प्यारे विद्यार्थियों इसका मजाक ना उड़ाएं। यदि लाइन थोड़ी टेढ़ी हो जाती है तो आप इसको स्केल से बना सकते हैं। हम इसको हाथों से ही बनाने लग रहे हैं, लेकिन आपने हमेशा स्केल का यूज करना है। ठीक है। ओ एक्स अक्ष पर इनकम, एम्प्लॉयमेंट
एंड आउटपुट को दर्शाया गया है। आय, रोजगार और उत्पादन को दर्शाया गया है और ओ वाई अक्ष पर एडी को दर्शाया गया है, यानी एग्रीगेट डिमांड। ये क्या है भाई, हमारी ए एस वक्र है। क्या है हमारा ए एस। ए एस और ए डी जहां भी एक दूसरे को काटते हैं वही हमारा संतुलन का स्तर बन जाता है। मान लो ये स्तर हमारा जी पॉइंट के ऊपर है, यानी इस पॉइंट पर ये एक दूसरे को काटते हैं, ये बिंदु हमारा एफ पॉइंट रख देते हैं, यानी ए एस और ए डी जहां भी एक दूसरे को काटेंगे वहां पर पूर्ण रोजगार मिलेगा, तो इसको हम लिख देते हैं ए डी एफ, यानी एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। और यदि संतुलन समग्र जो मांग है, समग्र मांग जो स्तर है हमारा, समग्र मांग जितनी चाहिए उससे कम स्तर का होता है, तो इससे नीचे आएगा, यानी ए डी यू। इसका मीनिंग है एग्रीगेट डिमांड एट अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी हमें इस एफ पॉइंट पर संतुलन चाहिए, लेकिन संतुलन अब किस पॉइंट पर है, क्यू पॉइंट पर, यानी हमारा उत्पादन, आय, रोजगार और उत्पादन ये था, यानी ओ से लेकर एम पॉइंट पर। और नया जब एडीयू बना, यानी बी जब पॉइंट बना, तो हमारा संतुलन का स्तर क्यू पॉइंट पे हो गया, क्योंकि ए एस और ए डी यू क्यू पॉइंट पर काटते हैं, तो हमारा आय, रोजगार और उत्पादन का स्तर कम होकर ओ एन पॉइंट रह जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यानी ए डी हम कहते हैं ना कि भाई समग्र मांग कितनी कम है, न्यून मांग कितनी कम है, यानी ये अक्षर हमारा कम है, यहां से लेकर यहां तक। इसका भी नाम रख देते हैं कोई, चलो सी। तो हम इसको, यदि आप ऐसे बोलो कि न्यून मांग किसे कहते हैं, न्यून मांग, आप बताओ न्यून मांग किसे कहेंगे। न्यून मांग हम, यानी ए डी एफ, यानी एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर से ए डी यू, एग्रीगेट डिमांड एट अंडर एम्प्लॉयमेंट को यदि सब्ट्रैक्ट कर दें, तो इन दोनों के अंतर के बराबर न्यून मांग पाई जाएगी। कितनी मांग पाई जाएगी भाई, कम, यानी एफ सी के बराबर हमारी न्यून मांग मिलेगी। ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम ये पूर्ण रोजगार के स्तर पर ये दोनों की दोनों जो विशेषताएं हैं वो हमारी यहाँ भी लागू होती हैं, यानी हमारा जो एडीयू, हमारा जो मांग का स्तर है, हमारा जो मांग का स्तर पूर्ण रोजगार पर होना चाहिए उससे कम होती है। ठीक है ना। और हमारी जो समग्र मांग का स्तर है, समग्र पूर्ति के स्तर जहाँ पर इक्वल होना चाहिए उससे कम है, समग्र पूर्ति से भी कम है, समग्र मांग से भी कम है। ये दोनों विशेषताएं इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। अब जब न्यून मांग होती है तो न्यून मांग के परिणाम क्या होंगे। न्यून मांग के परिणाम, तो प्यारे विद्यार्थियों, न्यून मांग को अभावी मांग भी कहते हैं, कई बार नाम चेंज करके आ जाता है, कहीं आप पजल मत हो जाना। न्यून मांग की जगह अगर अभावी, अभावी का मतलब जिसका अभाव होता है, या न्यून मांग कम मांग को ही कहते हैं ना, तो इसका क्या क्या परिणाम होते हैं वो आपको बताते हैं। यानी फर्स्ट, जब समग्र मांग, समग्र मांग समग्र पूर्ति से कम होगी, समग्र पूर्ति से समग्र मांग यदि कम हो जाएगी तो जितना, तब वस्तुओं का जितना स्टॉक वांछित
यानी चाहते थे, जितना स्टॉक वांछित था उससे ज़्यादा स्टॉक बचेगा। यानी स्टॉक ज़्यादा होगा, अगर मांग कम होगी, जितना उत्पादन किया है वस्तुओं का उससे ज़्यादा स्टॉक हो जाएगा ना। हमने सोचा, मान के चलते हमने 10 वस्तुएं ज़्यादा बचानी थी, स्टॉक में रखनी थी, और मांग कम हो गई, पूर्ति ज़्यादा है तो स्टॉक उससे ज़्यादा होगा। अगर स्टॉक ज़्यादा होगा तो अगले वर्ष उत्पादन में कमी होगी। कमी होगी होगी भाई। यदि पिछले साल का स्टॉक ज़्यादा बचेगा और मांग कम है, सप्लाई ज़्यादा थी पिछले साल, स्टॉक ज़्यादा बच गया, तो अगले साल क्या करेंगे, उत्पादन को कम कर देंगे। कम कर देंगे ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यदि उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होता है, इस कारण आय आय भी कम हो जाएगी और रोजगार भी कम हो जाएगा। रोजगार की स्थिति में भी कमी होगी। कोई प्रॉब्लम है? यानी न्यून मांग होगी तो ज़्यादा स्टॉक होगा, ज़्यादा स्टॉक होगा तो अगले वर्ष उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो आय और रोजगार भी की स्थिति कम हो जाएगी, यानी और ज़्यादा मांग कम होती चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट। यानी क्या कहना चाहता है ये हमें, यानी यदि आप इसको डायग्राम के द्वारा अगर अच्छी तरह देखना चाहें तो इसका एक और डायग्राम भी हम आपको बनाकर दिखा सकते हैं, अदरवाइज आप आगे चल सकते हैं। यानी अब आगे ही चलते हैं, डायग्राम आपको आ गया होगा। यानी न्यून मांग या अभावी मांग कह सकते हैं ना, न्यून मांग या अभावी मांग ये लिख ही देते हैं, पिछले में बताया था हमने। न्यून मांग या अभावी मांग में असफीति निहित है। असफीति क्या होती है? असफीति का मीनिंग होता है मांग कम हो जाना, यानी कीमत बेशक कितनी कम हो जाए लेकिन उसको खरीदने वाले ना हो, उसकी डिमांड उसकी कीमत के द्वारा भी घटाई बढ़ाई नहीं जा सकती। यदि मांग ही नहीं होगी तो कीमत कितनी भी कम कर दो, जब व्यक्ति की आय कम हो जाएगी तो वो वस्तुओं की डिमांड कम से कम करेगा। यानी न्यून मांग आवश्यकता का अंतराल है, यानी न्यून मांग के कारण, देखो इसका मीनिंग बता देते हैं क्या होता है आपको अच्छी तरह। न्यून मांग के कारण अर्थव्यवस्था न्यून मांग के कारण अर्थव्यवस्था पिछड़ने लगती है। क्या होती है? पिछड़ने लगती है। यानी मांग कम हो जाए तो अर्थव्यवस्था तो पिछड़ेगी, तथा सबसे पहले क्या होगा, निम्न उत्पादन होगा, यानी उत्पादन कम हो जाएगा। निम्न उत्पादन होगा तो क्या होगा, निम्न आय होगी। निम्न आय होगी, निम्न आय होगी तो निम्न रोजगार होगा। यानी निम्न उत्पाद, निम्न आय और निम्न रोजगार की स्थिति पैदा हो जाएगी। स्थिति स्थापित हो जाती है।
ठीक है। अब अपस्फीतिक अंतराल ये तो हो गया भाई, होती है। अब है अपस्फीतिक अंतराल क्या होता है। अपस्फीतिक अंतराल होता क्या है, यानी अगर एग्जाम के अंदर आ जाए अपस्फीतिक अंतराल क्या होता है, तो उसको आप कैसे लिखेंगे। किसी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार संतुलन की स्थिति को बनाए रखने के लिए जितनी समग्र मांग की आवश्यकता होती है, यदि समग्र मांग उससे कम हो जाए, तो इन दोनों के अंतर को, किसको, समग्र पूर्ति और समग्र मांग, या जितनी समग्र मांग चाहिए और जितनी समग्र मांग है, उन दोनों के अंतर को अपस्फीतिक अंतराल कहा जाता है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका हम आपको डायग्राम बना के दिखा देते हैं, और इसको अभी अभी जैसा डायग्राम आपने पिछली कक्षा में, पिछली क्वेश्चंस में देखा था, वही है हमारा। यानी ये इनकम है, आउटपुट है और एम्प्लॉयमेंट है, और यहाँ पर एडी, ये हमारा एएस वक्र है, और यहाँ जाकर यह टेढ़ा हो जाता है। इसका मतलब है यहाँ तक पूर्ण रोजगार की स्थिति पैदा हो जाती है, और यहाँ पर हमारा संतुलन स्थापित हो जाता है एडीएफ, एग्रीगेट डिमांडेड फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। ये पूर्ण रोजगार की स्थिति है, और अपस्फीतिक अंतराल के अंदर पूर्ण रोजगार से कम एडीयू के ऊपर संतुलन स्थापित होगा। यानी हमारा ये उत्पादन था एडीयू के लिए, और जब ये स्थापित हो जाता है तो उत्पादन हमारा कम होकर ON के बराबर हो जाता है। ठीक है, ON के बराबर हो जाता है, तो यहाँ G से लेकर K तक यही हमारा अपस्फीतिक अंतराल है। अगर कोई बोले आपको अपस्फीतिक अंतराल कितना होगा, यानी ADF के अंदर से, यानी ADU यदि घटा दें तो GK के बराबर हमारा अपस्फीतिक अंतराल होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ इतना ही करेंगे, और अधिभाग हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे।